नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का तृतीय पाठ, जिसका नाम है क्या लिखूं। यानी कि लिखने के लिए क्या लिखूं ये सोच रहे हैं कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और यह पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने छाया और सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया है और इन्होंने काव्य, कहानी इत्यादि लिखे हैं। इसके साथ साथ निबंध और हिंदी साहित्य के इतिहास के आलोचनात्मक ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। यदि मैं बात करूं कि इनके निबंध संग्रह का नाम क्या है, तो पंचपात्र, तीर्थ रेणु, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, पद्मवन आदि। इसके अलावा भी अन्य निबंध संग्रह इनके हैं। और काव्य संग्रह जो है इनके वो हैं शतदल और अश्रुदल। कहानी संग्रह इनके हैं झलमला और अंजलि, जिसमें इनकी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। आलोचनात्मक जो इनके ग्रंथ हैं वह है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, साहित्य शिक्षा आदि। अनुदित मतलब जिसका अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। अनुदित जो इनकी रचनाएं हैं वो है प्रायश्चित, उन्मुक्ति का निबंध, तीर्थ स्थल। इनकी जो भाषा होती है बच्चों, वह जो है बहुत ही सरल और स्वाभाविक होती है, जिससे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई खास पाठ्यक्रम को समझने में या जो निबंध है उसको समझने में दिक्कत नहीं होती। इन्होंने अपने निबंधों में उर्दू और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। क्या लिखूं। पाठ शुरू होता है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, और अपनी बात कहते हैं क्योंकि आज इनका लिखने का मन है तो कह रहे मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। उसके साथ कहते हैं अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी कि जब भी लेखक लिखना चाहेगा तो एक मन की स्थिति होनी चाहिए लिखने के लिए। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। उमंग का मतलब क्या है? उल्लास, यानी आनंद सा होता है कि बस अब इस समय लिखना है। हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? ताजगी सी, एकदम से फ्रेश से नजर आते हैं और मन करता है कि लाइए लिखें। मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। आवेग का मतलब क्या होता है? मानसिक दबाव की स्थिति, यानी कि मन में बात आती है कि लिखना है तो अभी ही लिखना है, क्योंकि लेखक का जब मन करता है तभी वो लिखता है, जबरदस्ती नहीं लिखा जाता। आगे कहा कि उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। किस विषय पर लिखना है ये नहीं पता। ये किसका कथन है? ये अंग्रेजी के निबंध लेखक जो हैं A.G. गार्डिनर साहब का कथन है। आगे कहा कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। A.G. गार्डिनर साहब कहते हैं कि कोई भी विषय होगा, लेकिन हमारे मन की जो लिखने की मानसिक दबाव की स्थिति है उसमें हम लिख ही देते हैं। आगे कहा कि हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। यानी कि अगर हमें हेड टांगना है, टोपी टांगनी है, तो कोई भी खूंटी क्या होती है कि जो दीवार में कील गाड़ देते हैं और उस पर सामान को टांग देते हैं, उसको हम खूंटी कहते हैं। तो खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। असली वस्तु है हेड। हेड मतलब टोपी, खूंटी नहीं। खूंटी आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर टोपी हमारे पास होगी तो हम दरवाजे पर, बिस्तर पर, पलंग पर कहीं पर उन चीज़ों को लिख सकते हैं, रख सकते हैं। जब रख सकते हैं तो इसका मतलब कोई भी विषय हमारे पास होना चाहिए और लिखने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। कहा इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। यानी कि विषय आवश्यक नहीं है, खूंटी आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? हेड। इसी तरीके से लिखते समय आवश्यक क्या है? विचार होंगे तभी आप लिख सकते हैं। टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? A.G. गार्डिनर साहब के अनुसार। ये कौन है? ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। फिर आगे उन्होंने कहा निबंध लिखते समय गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता का मतलब होता है वास्तविकता में मुझे संदेह नहीं, यानी कोई भी शक नहीं है। पर मेरे लिए यह कठिन है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। यानी कि वो तो इन्होंने जो विचार बताए वो बताए A.G. गार्डिनर के। अब ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि मेरे अंदर कभी ऐसी मानसिक स्थिति यानी दबाव जैसी स्थिति कभी आई ही नहीं।
कि जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाए। उत्थित होने का मतलब अपने आप भाव उठते जाएं, भाव निकल के आ जाएं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहना यह है कि मुझे सोचना पड़ता है, तब उसके बाद मैं लिखता हूँ। उन्होंने कह दिया था कि लिखने के लिए विचार आवश्यक है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आगे कहा कि आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। आदर्श निबंध क्या है इसके विषय में बताएंगे वो आगे। और कह रहे नमिता और अमिता नाम के 2 लड़कियां होंगी, उन्होंने इनसे निबंध लिखने के लिए कहा। नमिता का आदेश यह है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। ये क्या है? दूर के ढोल सुहावने होना, अर्थात यानी कि जो दूर से चीज़ें हमें दिखती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, वास्तविकता में उतनी अच्छी नहीं होती। एक टॉपिक इनको मिल गया ये विषय। और दूसरा कहा कि अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं, यानी समाज कैसे सुधरना चाहिए इस विषय पर लिखूं। यह दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं। कभी समाज सुधार से संबंधित निबंध आ जाता है लिखने के लिए, और कभी दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं, वास्तविकता में उतनी अच्छी नहीं होती, इस विषय में लिखना है। उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। यानी निबंध रचना क्या है, निबंध कैसे लिखें, कौन सा निबंध बहुत बेहतर होता है, इन सब के बारे में अमिता और नमिता को समझाना है। किसको? बख्शी जी को। आगे बढ़ते हैं। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं? सुहावने का मतलब अच्छे लगना। क्या वो इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? है ना, क्योंकि निबंध में कम से कम आप ये समझ लीजिए 4 से 5 पेज चाहिए। आगे कहा गया इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल, अनादिकाल का मतलब यानी कि प्रारंभ से, जब से चीज़ें शुरू नहीं हुई थी उससे भी पहले से चर्चा चली आ रही, काहे की? समाज सुधार की, और आज तक होती आ रही है। यानी कितने साल पहले से शुरुआत हो करके समाज सुधार की, और आज भी चलती है और आगे भी भविष्य में चलती रहेगी। और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों का मतलब होता है जानकार, विज्ञों में भी विरोध है। जो ज़्यादा जानकार हैं, जो विद्वान हैं, उनमें भी विरोध है। उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? यानी दोनों ही टॉपिक उन्होंने उठा दिए, समाज सुधार और दूर के ढोल सुहावने, कि 5-5 पेज पर कैसे लिखूंगा, ये लेखक सोच रहे हैं। आगे कहा मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। सम्मति का मतलब होता है राय, यानी उनका कहना क्या है कि निबंध कैसा लिखना चाहिए। आगे कहा पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या। जब भी आप भी कभी निबंध लिखें तो ये सोचें कि आदर्श निबंध क्या है और वह कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का निबंध आता है, आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। और आगे कहा इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, यानी कि जिन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं उनकी रचनाएं देखी, उनके निबंधों को पढ़ने का प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, यानी एक ने क्या कह दिया, निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब उसकी तुलना में अधिक अच्छा होता है, यानी कि जितने कम शब्दों में आप अपनी बात कह दें उतना ज़्यादा अच्छा है। आगे कहा गया क्योंकि बड़े निबंधों में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती, आप कुछ ना कुछ लिखते जाते हैं लेकिन विषय से थोड़ा सा हट जाते हैं, इसलिए वो सुंदरता निबंध में नहीं बनी रहती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है, यानी छोटा निबंध लिखना चाहते हैं बख्शी जी। और आगे कहा मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, पर लिखूं कैसे? अब समस्या ये है कि छोटा भी निबंध लिखूं तो लिखूं कैसे। आगे कहा कि निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, यानी कि जब भी आप कोई निबंध लिखें तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसके 2 प्रधान अंग हैं या मुख्य अंग हैं। वो क्या है? पहला है सामग्री और दूसरा है शैली। शैली का मतलब आप समीक्षात्मक शैली में लिख रहे हैं, भावात्मक शैली में लिखते हैं, विचारात्मक शैली पर लिखते हैं, किस प्रकार का निबंध लिखते हैं। तो शैली और सामग्री यानी उसमें आप क्या कंटेंट देंगे, क्या चीज़ें बताएंगे, किस टॉपिक पर है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसको अर्थ क्या है, इस तरीके से आप पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। जब भी आप कोई निबंध लिखेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको लिखें, इस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम इसमें समाहित कर सकते हैं। आगे कहा विचार समूह संचित करना होगा।
विचार समूह का मतलब यानी हमारे विचार जो दिमाग में उठते हैं उनको एकत्रित करना पड़ेगा। संचित का मतलब एकत्रित, इकट्ठा करना पड़ेगा। आगे कहा इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन का मतलब होता है यानी मन में सोचना चाहिए कि लिखूंगा कैसे। आप भी निबंध लिखते हैं, आप अचानक नहीं लिखते, आप सोचते हैं, दिमाग में पहले विचार आते हैं, फिर वाक्य बनते हैं, तब आप उनको लिखते हैं। तो मनन करना चाहिए। आगे कहा सच तो यह है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। आप जितना ज़्यादा जो चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना ही आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। आगे कहा पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। अर्थात दूर के ढोल सुहावने होना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे पर भी निबंध लिखा जा सकता है, ये कौन जानता है। आगे कहा कि यदि यह बात पहले से ज्ञात होती, ज्ञात का मतलब मालूम होती या पता होती, तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, यानी पता कर लेता कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है, इस मुहावरे पर क्या क्या इसका अर्थ हो सकता है। आगे कहा पर अब समय नहीं, क्योंकि टॉपिक दे दिया है अमता और नमता ने, तो ये कहते हैं कि अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम जाके अध्ययन कर लें। आगे ये कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार करने हैं। यानी इनका मानना ये है कि एक निबंध को लिखने में कम से कम हमें 1 घंटा लगता है और चूंकि 2 टॉपिक है इनके पास, तो 2 घंटे तो इनको लग ही जाएंगे। आगे कहा कि यहाँ न तो विश्वकोश है, विश्वकोश का मतलब यानी कि विश्व में क्या क्या शब्दावली का प्रयोग होता है उसको हम विश्वकोश कहते हैं, और न ही कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस विषय की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, यानी कि जो ज्ञान मेरे पास है मुझे उसी ज्ञान पर विश्वास करना होगा और उसी पर मैं ये निबंध लिख सकता हूँ। आगे ये इन्होंने कहा विज्ञों का कथन है। विज्ञों का मतलब क्या है, जानकारों का। जानकारों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अर्थात एक बात आपको समझ में आ गई, जब भी आप निबंध लिखेंगे पहले रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा में आप क्या क्या हेडिंग देंगे, क्या क्या शीर्षक देंगे, ये आपको तैयार करना है। आगे कहा अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। आगे कहा कि निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं। सारांश का मतलब जैसे आप लास्ट में लिखते हो उपसंहार या निष्कर्ष, तो उसको हम सारांश कहते हैं। तो उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, यानी कि सार पूरा निबंध जो आपने लिखा, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण का हो, चाहे वो विज्ञान के लाभ और हानि पर हो, चाहे वो अपने प्रिय कवि या लेखक पर हो, तो उसमें आपको पहले रूपरेखा बनानी है, आपको क्या क्या हेडिंग डालनी है वो सोचना है, फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष के रूप में, सारांश के रूप में, उपसंहार के रूप में क्या लिखना है, ये सब आपको सोचना होगा। आगे कहा क्या सचमुच ही हिंदी के सब विज्ञ मतलब जानकार लेखक पहले से ही अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, यानी पहले सोच लेते हैं कि कैसे लिखना है। आगे कहा एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। जो अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, निबंध लेखक, उनको अपने शीर्षक यानी कि टॉपिक क्या दें निबंध को, तो उनको सबसे ज़्यादा कठिनाई होती थी, क्योंकि वो कहते थे विचार तो आता है, लिख लेंगे और विषय की चिंता बाद में की जाएगी। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का काम भार मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ, यानी कि वो कुछ भी लिखते हैं और उसका शीर्षक वो खुद नहीं देते। कौन? एजी गार्डनर साहब। आगे कहा उन्होंने कि जो उन अपने दोस्तों पर, मित्रों पर छोड़ देते हैं, उसके बाद कहा उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। किसको? शेक्सपियर को। शेक्सपियर बहुत अच्छे प्रसिद्ध अंग्रेजी के नाटककार हैं, उनका उन्होंने उदाहरण दिया। आगे कहा तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा था जैसा तुम चाहो, यानी नाटक तो लिख दिया, नाटक का उनको ये नहीं मालूम था कि टॉपिक क्या हो, शीर्षक क्या हो, तो इसलिए उन्होंने अपने दर्शकों पर यानी पाठकों पर छोड़ दिया कि जो पढ़ेगा वो अपने आप जैसा चाहेगा उसके अनुसार उसका शीर्षक समझ लेगा, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी, है ना। कौन सी रूपरेखा? यानी कि जो ये इनको बताया था कि दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, तो कहा इसकी रूपरेखा मैं क्या बनाऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आगे कहा अब मुझे शैली निश्चित
करनी है। क्या निश्चित करना है? शैली। और जो शैली होती है, तो शैली किस प्रकार की हमने आपको बताई थी? समीक्षात्मक शैली, यानी जहाँ समीक्षा करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। भावात्मक शैली, जिसमें वाक्य छोटे छोटे होते हैं और भाव भरे होते हैं, सरस होते हैं, सरल होते हैं। विचारात्मक शैली होती है, जैसे मित्रता पाठ में रामचंद्र शुक्ल की विचारात्मक शैली थी। व्याख्यात्मक शैली होती है, बहुत लंबा एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्लिष्टता आ जाती है। बड़े बड़े वाक्य अगर होते हैं समास शैली के साथ साथ तो दिक्कत होती है। फिर एक व्यंग्यात्मक शैली, कि हमेशा व्यंग करना है, तीखा व्यंग। तो तीखा व्यंग्य जब होता है वो उसका प्रभाव हृदय पर सीधा पड़ता है। तो यहाँ पे पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी जी क्या कह रहे हैं कि मुझे पहले शैली निश्चित करनी है। अब ये किस शैली में लिखेंगे? आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का मतलब यानी भाषा बहती हुई होनी चाहिए, रुकती हुई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हो, मतलब जुड़े हुए हों। यह तो बिल्कुल ठीक है, बात वाक्य जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक लाइन में कुछ और लिख रहे हैं, दूसरे में कुछ और, जो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमता और अमता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध मोटी अकल वालों के लिए लिख रहा हूँ। यानी मोटी अकल वालों को बहुत सरल शब्दों में समझाना होता है। आगे कहा कि अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। यानी बहुत सारे आपने देखे होंगे कि कॉमा, अर्धविराम, यही सब आता रहता है और वाक्य हमारा खत्म नहीं होता। एक संस्कृत के विद्वान हुए हैं बाणभट्ट। आगे उन्होंने उसी का वर्णन करते हुए लिखा कि बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। यानी कहा मतलब आधे आधे पेज तक वो वाक्य आएंगे। आगे कहा वाक्यों में कुछ अस्पष्टता होनी चाहिए, यानी स्पष्ट नहीं होने चाहिए, क्लियर नहीं होंगे वाक्य, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता मतलब जो कठिनाई से समझ में आए। दुर्बोधता गांभीर्य यानी गंभीरता ला देती है। यानी कि कोई साधारण सोचेगा हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसको कोई एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए तब हमें समझ में आए, ऐसा बहुत सारे लोग सोचकर लिखते हैं। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी, मतलब कुछ ऐसे श्लोक डाल दिए, कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी कि जिसका अर्थ समझना ही क्लिष्ट है, कठिन है। आगे कहा जो अज्ञों से न सुलझ सकें, अज्ञ मतलब मूर्खों से न सुलझ सकें। और आगे इन्होंने बताया, क्या बताया कि जो सेनापति वगैरह जो हैं उनकी कविताओं को भी अब मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर देती है। मूढ़ मतलब मूर्खों के लिए, दुर्बोध मतलब कठिनाई से समझ में आने वाला बना देती है। इसलिए श्री हर्ष ने भी अपनी रचनाएं ऐसी ही लिखी। और बाणभट्ट के वाक्य क्या थे? आधे आधे पेज तक लिखे जाते थे, मतलब इतने उसमें समास जोड़ देते थे, संधियां कर देते थे, जो समझना उसका अर्थ को हृदयंगम करना कठिन हो जाता था, हृदय में स्थित करना कठिन हो जाता था। आगे कहा उन्होंने कि तभी तो अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश मतलब उनको लिखना, मिलाना भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया। यानी कि इनका समन्वय होना चाहिए। आप जब कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें मुहावरा भी हो, कोई लोकोक्ति भी उदाहरण के तौर पे आप दे सकते हैं अपनी बात के अर्थ को समझाने के लिए। तब क्या किया जाए? अब इनके दिमाग में फिर प्रश्न आया, अब मुझे क्या करना चाहिए? आगे कहा कि अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया। दूसरी पद्धति क्या थी इनकी? कि उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। यानी कि जो अंग्रेजी के निबंधकार थे उन्होंने बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया, सरल भाषा का प्रयोग किया। तो विद्वानों के लिए तो हो सकता है कि सरल भाषा लिखी, लेकिन वो कहते हैं अंग्रेजी साहित्य में लोगों ने उसको खूब मान और सम्मान दिया। आगे कहा गया उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। कौन समझे जाते हैं? मार्टेन। आगे कहा उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध का मतलब यानी कि लिख दिया। लिपि होती है ना, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, तो उसी में उन्होंने जो अपना देखा सुना उसी को अपने अनुभव के आधार पर निबंधों में लिख दिया। ये किसने लिखा? मार्टेन ने। आगे कहा कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। यानी उनके मन में जो विचार आए वो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया, खुले मन से लिख दिया। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना है, यानी कविता जो होती है वो उदात्त कल्पना होती है, बहुत ऊंची उठी हुई होती है, मन के विचार आपके रहते हैं। न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, आख्यायिका का मतलब होता है जो कथा साहित्य होता है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि भी नहीं है। न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना,
यानी विज्ञ मतलब जो जानकार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो बड़ा गंभीर तर्कपूर्ण विवेचन करते हैं। ये लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका क्या अर्थ है, उसी की विवेचना में लगे रहते हैं और आलोचनात्मक ग्रंथ जो हैं वो लिखते रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनमें निबंध लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, यानी उसका अपना अनुभव होता है और उसने जो सोचा है, समझा है, देखा है, उसको अभिव्यक्त किया है, एक्सप्लेन किया है। उनमें उसका उल्लास रहता है, उल्लास का मतलब आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, यानी गरिमा मतलब गौरवपूर्ण तथ्य हो या ना हो, लेकिन हाँ हमने अपने जो समझा, अनुभव किया उसको लिख दिया, और ना कल्पना की महिमा, यानी कल्पना करिएगा कि कितना बड़ा विषय है, उस पर लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सोचते। जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। उनको लगा कि जो हमें समझ में आ रहा है हम तो वो लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमारी मौलिक शैली, मौलिक लेखन विधा होगी। तब इस पद्धति का अनुसरण करने के लिए लेखक तैयार हो जाते हैं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, क्योंकि अमिता और नम्रता ने 2 विषय दिए थे लिखने के लिए। आगे कहा गया कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ गई। अमीर खुसरो जो मुकरियाँ लिखा करते थे, जो पहेलियाँ लिखा करते थे, उनकी एक बात याद आ गई, कहानी याद आ गई। क्या, एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुँचे। पहले लोग कुएं से ही पानी पिया करते थे, और आजकल तो लोग मोटर चला लेते हैं, समर लगा हुआ है लोगों के घर पे, है ना, तो उन्होंने तो कुआं शायद देखा भी नहीं होगा कुछ लोगों ने। लेकिन इन्होंने अमीर खुसरो के समय की बात की कि वो एक कुएं पर पहुँचे प्यास लगने पर पानी पीने के लिए। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से किसी एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, कि भाई कवि थे तो लोग कह देते थे कि हमें कविता सुनाइए। तो पानी पीने गए हुए थे अमीर खुसरो जी, तो उनकी कविता की उनकी फरमाइश आ गई। दूसरी ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर, चौथे ने ढोल पर। 4 उन्हें विषय दे दिए कि इस पर हमें कविता सुनाइए। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, और चीज़ें उनकी जो लेखनी थी वो बहुत अच्छा लिख सकती थी। उन्होंने एक ही पद्य में, यानी कि एक ही कविता में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। तो उन्होंने क्या कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। चारों औरतों ने उनको जो टॉपिक दिए थे वो सारे टॉपिक उन्होंने कर दिए। एक ने क्या कहा था, खीर, तो खीर पकाई कैसे, जतन से, मतलब बड़े प्रयास से हमने खीर को पकाया। फिर क्या किया, चरखा चला दिया, एक ने चरखे पे कहा था तो चरखा चला दिया गया। फिर आया कुत्ता खा गया, एक ने कहा था कुत्ते पर सुनाओ, तो कुत्ता आया और खा गया, तू बैठी ढोल बजा। चौथी वाली से उसने कह दिया अब आप बैठ के ढोल बजाओ, सारा काम हो गया, खीर भी बन गई, चरखा भी चल गया, कुत्ता भी आ गया और वो खीर खा गया, अब आप बैठी बैठी ढोल बजाइए। आगे उन्होंने इनके बारे में लिखा कि मुझ में अमीर खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। यानी कि उन्होंने 4 लोगों के लिए 4 कविताएं लिखने की जगह उन चारों को एक ही कविता में समाहित कर दिया। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। वो दोनों विषय क्या थे, समाज सुधार और दूर के ढोल सुहावने। एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार लूंगा। यहाँ पर इन्होंने ये मुहावरे का प्रयोग कर दिया, लोकोक्ति का प्रयोग कर दिया कि एक ढेले से 2 चिड़ियों को मारना, यानी कि 2 टॉपिक मिले हैं, दोनों टॉपिक हम एक ही निबंध में समाहित कर देंगे। आगे इसके बारे में कहा उन्होंने कि अब शुरुआत करते हैं वो निबंध लिखने की। इतना तो उन्होंने भूमिका बनाई। अब भूमिका बनाने के बाद आगे वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं सुनाई देती। कर्कशता क्या होती है, कर्कशता का मतलब होता है कि जो कठोरता होती है, जो ऐसे शब्द होते हैं कि जो कानों को सुनने में बड़े बेकार लगते हैं, कटु लगते हैं, ऐसा लगता है कि कान फोड़ देंगे, उसको कर्कशता कहते हैं। जब आपके पास कभी बहुत तेज़ ध्वनि से ढोल बज रहा हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके कान के पर्दे जो हैं वो फट जाएंगे। तो कहा कि दूर के ढोल अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो आपके उनमें कर्कशता जो होती है वो आप तक नहीं आ पाती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर, मान के चलिए आप उसके पास नहीं है जहाँ ढोल बज रहा है, आप बैठे हैं दूर नदी के तट पर, संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। यानी कि वो जो ढोल बज रहा है किसी के पास में तो उसका तो कान फटा जा रहा है, लेकिन वही ढोल की आवाज़ जब कोई दूर से सुनता है तो उसके दिमाग में बहुत मधुरता का संचार होता है, यानी मीठेपन का एहसास होता है। क्यों, ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर
वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। उसको ऐसा लगता है ये जो ढोल बज रहा है, ढोल तभी बजता है जब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्थात किसी की शादी होगी, किसी का विवाह होगा, ऐसा दूर बैठा हुआ व्यक्ति सोच लेता है। आगे कहा, कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। कोलाहल का मतलब होता है शोर, तेज आवाज़ जो होती है, चिल्लाना जिसको कहते हैं। तो कोलाहल से भरे हुए घर में वो ये सोचता है कि जो ढोल बज रहा है कोई लज्जाशीला युवती होगी, उसकी नववधू यानी कि जो अभी अभी बहू बनने जा रही है, उसकी कल्पना वो दूर बैठा हुआ व्यक्ति कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण एक आगे, हाँ ये चीज़ तो मैं पढ़ चुकी हूँ। आगे का, उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। आगे लेखक ने कहा कि जो दूर उसको कल्पना उसने कर ली है कि एक नई बहू है, उसके हृदय में प्रेम होगा क्योंकि उसका विवाह होने वाला है, उल्लास होगा, उल्लास का मतलब उमंग होगी, तरंग होगी, एक नई अनुभूति होगी उसके अंदर, और क्या होगा, और बताया कि संकोच, संकोच का मतलब क्या होता है, संदेह होगा, पता नहीं नए घर में जाऊंगी कैसे रह पाऊंगी, और आशंका, आशंका का मतलब यानी कि थोड़ा सा संदेह, आशंका का मतलब संदेह और संकोच का मतलब थोड़ा सा कुचाना, और विषाद से युक्त, विषाद का मतलब होता है दुख, तो दुख से युक्त हृदय के कंपन यानी हृदय उसका कांप रहा होगा, और ढोल की कर्कश ध्वनि जो है वो मधुर बन रही है कि किसी के विवाह का चित्र है। और आगे कहा, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, कलरव का मतलब क्या होता है, कलरव आप जानते हो, चिड़ियाँ जो होती हैं वो कलरव करती हैं, अर्थात चिड़ियों की जो मधुर स्वर होता है, जो उनका चहचहाना होता है, उसको हम कलरव कहते हैं। रव माने आवाज़, और कलकल की आवाज़ यानी कलरव, चिड़ियों का चहचहाने की आवाज़। आगे कहा, उत्सव व प्रमोद, उत्सव मतलब यानी कि कोई भी त्यौहार जब हम मनाते हैं, और प्रमोद का मतलब आनंद, और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। काहे में तीनों मिले रहते हैं, वो जो ढोल की आवाज़ आ रही थी उसमें, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती। जो लोग पास में भी होते हैं उनको भी जब ढोल बज रहा होता है तो उनको लगता है शादी हो रही है, खुशी का मौका है, प्रसन्नता का मौका है, तो वो जो ढोल बज रहा होता है वो उनको कर्कश ध्वनि नहीं लगती है। और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। और जो दूर बैठा हुआ लोग हैं दूर बैठे हुए, वो क्या सोचते हैं कि अरे वाह, किसी के विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो भी प्रसन्न होते हैं। आगे इन्होंने कहा इसके बारे में कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, ये इन्होंने इतना सा लिखा किसके बारे में, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आगे उन्होंने बात कही कि जो तरुण, तरुण का मतलब यानी कि जो युवा होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, वो जीवन के संग्राम यानी कि जीवन रूपी युद्ध से दूर होते हैं। संग्राम का मतलब युद्ध, जीवन रूपी युद्ध से दूर होते हैं। उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है क्योंकि वो भविष्य में जीते हैं। आगे कहा, जो वृद्ध हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वे जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, यानी जो वृद्ध हो गए हैं, तो न तो वो बच्चे रहे और न वो जवान रहे, तो उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी ही सुखद लगती है। बुजुर्गों से जब भी आप कभी बुजुर्गों के सानिध्य में बैठेंगे तो वो बुजुर्ग अपने इतिहास की बातें करेंगे कि जब मैं छोटा था, जब मेरे गुरुजी पढ़ाते थे, तब ऐसी स्थिति थी, तो वो सब उनको बहुत अच्छा लगता है, अपना अतीत। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, कौन, वृद्ध लोग। और तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। अच्छा, जो तरुण हैं, जो नवयुवक हैं, वो अपने भविष्य की कल्पनाएं करते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं अपना घर बनवाऊंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, ऐसी उनकी कल्पनाएं भविष्य के लिए होती हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने अतीत के लिए परेशान रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, यानी जो वर्तमान जो समय चल रहा है, जो प्रेजेंट चल रहा है, उससे कोई भी खुश नहीं होता। आज अगर किसी युवा से पूछो इस समय का समय कैसा है, तो कहेगा अभी अच्छा नहीं है, मैं जब बहुत पैसा कमाऊंगा, अपना घर बनवा लूंगा, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किसी बुजुर्ग से आप पूछिए तो बुजुर्ग क्या कहेगा कि नहीं, आज का समय तो बहुत बेकार है, और जो हमारा समय था वो बहुत अच्छा था, उसमें न इतना पॉल्यूशन था, न इतनी परेशानियां थी, न इतनी तरह की बीमारियां थी, एकदम सब स्वस्थ रहते थे। आगे उन्होंने कहा कि तरुण क्या करते हैं, भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। जो नवयुवक हैं वो चाहते हैं कि जो भविष्य है उसको अभी खींच के इस वर्तमान में ले आए, और वृद्ध जो हैं वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। उनको लगता है कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, जो मेरे दिन गुजर गए हैं, जो मेरा बचपन बीत गया है, वो काश दोबारा आ जाए, ये सोचते हैं। आगे कहा, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, यानी क्रांति मतलब विद्रोह। वो वर्तमान से खुश नहीं रहते, उससे विद्रोह करते रहते कि ये कुछ नहीं है, अभी आने वाला समय जो होगा वो मेरा बहुत अच्छा होगा। और वृद्ध जो होते हैं वो अतीत गौरव के संरक्षक, यानी जो चीज़ें बीत गई हैं, जो भूतकाल हो गया है,
उस गौरव के संरक्षक, उसको संरक्षण देने वाले होते हैं, अर्थात उसको संजोए रहते हैं, उसकी कल्पना करते रहते हैं कि वो समय बहुत अच्छा था। आगे का, इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, तो बताया जाता है कि वर्तमान क्षुब्ध इसलिए रहता है कि जो तरुण होता है वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, और जो वृद्ध होता है वो क्या चाहता है, वो अतीत को वर्तमान में लाना चाहता है। दोनों में खींचातानी चलती रहती है, और जो वर्तमान समय है उससे कोई भी प्रसन्न नहीं रहता, और इसी से वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है, यानी वर्तमान में हमेशा सुधारों की आवश्यकता रहती है। आगे इन्होंने कहा कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ है जिसमें सुधारों की आवश्यकता न हुई हो, अर्थात हमेशा सुधार होते ही रहते हैं। आप कोई भी कार्य कर लीजिए, क्या कमी है, ये कमी है, ऐसा सुधार लेंगे, लेकिन आने वाले समय में वो जो आपने सुधार किए थे वो भी कमियां बन जाते हैं। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, यानी कि समाज को सुधारने वाले हो गए। दूसरा टॉपिक क्या था इनका, समाज सुधार। अब समाज सुधार पे ही चर्चा चल रही है। पर सुधारों का अंत कब हुआ? आज भी सुधारों का अंत नहीं हुआ। आगे कहा, भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। मतलब इतने ही लोग केवल समाज सुधारक नहीं हैं। आप जानते हो कि सभी लोगों ने कुछ न कुछ बेहतर किया है अपने समाज को सुधारने के लिए, वर्तमान समय को बेहतर करने के लिए, लेकिन केवल यहीं पे गणना मतलब गिनती समाप्त नहीं होती, यानी अभी भी और सुधार होते जा रहे हैं। गांधी कब के खत्म हो गए, लेकिन अभी भी सुधारों का काल वर्तमान सदैव रहता है। सुधारकों का दल माने समूह, नगर नगर और गांव गांव में होता है। गांव में लोग अपने स्तर पर सुधार कार्य करते हैं, शहरों में अपने स्तर पर सुधार कार्य करते हैं। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें सुधार के लिए लाई जाती हैं, कभी कभी वो चीज़ें फिर से कमियां बन जाती हैं। न दोषों का अंत और न सुधारों का, यानी कि जो भी दोष हैं, जो कमियां हैं, वो हमेशा रह जाती हैं, और जो सुधार है वो भी निरंतर होते रहते हैं। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए। कभी कभी क्या होता है, मान के चलिए कि मोबाइल आया था कोरोना काल में, हर एक बच्चे के पास मोबाइल था उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन आज स्थिति क्या है, वही मोबाइल के बच्चे एडिक्ट हो गए हैं, अर्थात उनको लत लग गई है। देर रात तक जगते हैं और देर रात तक जग कर पढ़ाई से दूर हटते जा रहे हैं। वीडियो, रील, इंस्टाग्राम, इन सब पे अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जो चीज़ें कभी सुधार के लिए बनी थी, शिक्षा के लिए बनी थी, लेकिन वही आज उनका दोष होता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को से अगर आप मोबाइल छीन लेते हो तो वही बच्चे हाथ पैर पटकने लगते हैं। कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं कि मम्मी ने मोबाइल ले लिया। एक छोटा सा बच्चा भी यही करता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये जो हमारे सुधार के लिए चीज़ें होती हैं वो कहीं कहीं दोष बन जाती हैं। आगे कहा, उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है कि फिर मोबाइल से दूरी कैसे बनाई जाए, ये सिखाया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है, यानी हमेशा इसमें प्रगति होती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती रहती हैं। आगे कहा गया कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। आगे का, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। यानी इस समय भी जो चीज़ें लिखी जा रही हैं तो उनको लग रहा है कि हम भविष्य के गौरव को संभालने का कार्य कर रहे हैं, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। यानी कि जो आज लिखा जा रहा है वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। और आज जो तरुण है, मतलब जो युवा है, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। जो चीज़ें आज के युवा को बुरी लग रही हैं इस वर्तमान समय में, आने वाले समय में जब वो 70 के होंगे, 80 के होंगे, तब इसी समय को वापस लाना चाहेंगे अपने वर्तमान जीवन में। अर्थात वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं रहेगा, हमेशा सुधार परिवर्तन होते ही रहेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। यानी कि अभी जो वो तरुण थे, आने वाले 50 सालों के बाद वो वृद्ध हो जाएंगे। तो जो नए आज के 1-2 साल के बच्चे हैं वो 20-22 साल के हो जाएंगे, तो वो इस समय से खुश नहीं होंगे। आगे का, जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, यानी कि कोई नया आ जाएगा, नया फिर भविष्य का देखेगा, और जो आज के युवा हैं वो वृद्ध हो जाएंगे, वो फिर जो समय उन्होंने इस समय जिया है उसको वापस लाना चाहेंगे। आगे का, दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं। यानी कि चाहे वृद्ध लोग अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहें वो भी सुखद है, सुख देने वाला है, और जो तरुण हैं वो भविष्य के सपने देखते हैं, उनका वह भी सपना सुखद है, सुख देने वाला है। क्योंकि
दूर के डोल सुहावने होते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनको आप अपने पास लाना चाहते हैं, और जो चीज़ें आपसे दूर हैं उनको आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे पास से दूर है, ये बहुत अच्छी है, ये हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन जब वही चीज़ आपके पास हो जाती है तो आपको लगता है कि इसमें तो कुछ ना कुछ कमी आ गई है, दूर से तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये पाठ था हमारा क्या लिखूं, जो निबंध विधा में था, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखा गया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, अगर आप पाठ अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।